Assalamualaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. स्टूडेंट्स बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 बायो इनर्जेटिक शुरू कर रखा है और आज हम इसके लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हम सबसे पहले एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन पे आज बात करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये टॉपिक शुरू करवाऊं एक प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया, मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं। बेटे अब तक आप लोगों को ये बात बताई गई कि हर एक इंडिविजुअल को डेली रूटीन की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो मूव करना हो, चाहे वो बात करना हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी किसी भी जगह पर किसी फ्यूल को बर्न करने से ही आती है। और ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो फ्यूल ग्लूकोज होता है बेटा। तो ग्लूकोज ब्रेक करता है और उस ग्लूकोज के ब्रेक करने से अ वेरी अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी पैदा होती है जिससे वो अपने डेली रूटीन के सारे काम कर पाते हैं बेटा। अब एनिमल्स में ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, हमने कहा कि ये एक सिंगल स्टेप फिनोमेना नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इसे डिटेल में स्टडी करने के लिए इसे 3 स्टेप्स में क्लासिफाई किया गया था। पहला स्टेप था बेटा ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड था क्रेब्स साइकिल और थर्ड था बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों स्टेप्स की बेटा डिस्क्रिप्शन मैं अभी यहां पर आपको बताऊंगा। आज हम उन तीनों स्टेप्स को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन हम उन्हें पढ़ेंगे एनर्जी के रेफरेंसेस से कि हर स्टेप में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हर स्टेप की प्रोडक्शन है बेटा, और वो कलेक्टिवली तौर पे कितने एटीपीज बनते हैं, हम वो आज बात करेंगे बेटा। अब टोटली तौर पर बेटा हमने ये बात अब तक पढ़ी है कि 3 एनर्जी के टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स की बात हमने ज्यादा की है बेटा। हमने अब तक बात की एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है जी NADH, ये पहला एनर्जी का मॉलिक्यूल है। फिर हमने बात की बेटा FADH, ये सेकेंड एनर्जी का मॉलिक्यूल है। फिर हमने बात की ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो कुल मिलाकर बेटे बात यूं हुई कि ये 3 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। इनकी ब्रोकन डाउन से फर्दर एनर्जी पैदा होती है। NADH की ब्रेकडाउन से ATP पैदा होता है जो बाद में हर बॉन्ड के ब्रेक करने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है बेटा। और यही केस FADH के साथ भी है कि FADH भी ब्रेक करके ATP ही जनरेट करवाता है। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि एक NADH जब ब्रेक करता है तो कितने ATP पैदा होते हैं, एक FADH जब ब्रेक करता है तो कितने ATPs की प्रोडक्शन होती है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा। यूजुअली तौर पर जब एक NADH ब्रेक करता है तो 3 ATP की जनरेशन होती है बेटा, 3 ATPs बनते हैं। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है बेटा, एक पॉइंट है। पॉइंट और रिस्ट्रिक्शन बेटा ये है कि अगर ये NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना है तब ये 3 ATP के बराबर नहीं होगा, ये 2 ATP के बराबर होगा। लेकिन अगर ये NADH किसी और रिएक्शन में बनता है, लाइक अगर वो क्रेब्स साइकिल में बनता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है, तब वो NADH 3 ATP के ही बराबर होगा। ये बात आपने याद रखनी है बेटा। तो वो NADH बेटा जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनेगा वो 2 ATP के बराबर होगा। इसके पीछे भी एक वजह है बेटा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमेना होता है साइटोप्लाज्म में, और अगर NADH साइटोप्लाज्म में बना है तो इस NADH को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का जो फिनोमेना है वो वहीं पर परफॉर्म होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो वो चीजें NADH
वो चीजें जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, उन्हें साइटोप्लाज्म से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। तो जब वो मूव कर रहे होते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया तक वो जा रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो एक एटीपी इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बनेगा वो 3 ATPs की बजाय वो 2 ATPs के बराबर होगा बेटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। और बाकी रिएक्शंस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो NADH बनेगा वो 3 ATPs के बराबर होगा बेटा। ये हमारा मेन पॉइंट है। FADH कहीं पर भी बने, यूजुअली तौर पर जो FADH होता है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर बनता है, उसी के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है। तो उस वक्त एक FADH की वर्थ 2 ATPs होती हैं। अगर मैं FADH एक साइड पर लिखूं और 2 ATPs एक साइड पर लिखूं तो वो दोनों इक्वल ही होंगे बेटा। जैसे अगर 5 + 1 6 है, अगर मैं इस साइड पर 5 + 1 लिखूं और इस साइड पर मैं 3 + 3 लिखूं तो दोनों बात एक ही है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो बिल्कुल वैसे ही FADH और जो 2 ATP हैं वो दोनों एक ही मद में आते हैं बेटा। और ATP खुद एक ATP ही है। तो ये एनर्जी का रेशो है। अब मैं आपको क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनने वाले टोटल NADH, FADH और ATP के बारे में बताऊंगा और हम एंड पे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं उन सभी को ATPs में कन्वर्ट करता हूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनेंगे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनेंगे, हम वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस, द ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज, एक ऐसा फिनोमेना बेटा जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हाईली एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड्स हैं बेटा। इनकी ब्रेक करने से पायरुविक एसिड की प्रोडक्शन होती है बेटा। सो ग्लूकोज का ब्रेक करके पायरुविक एसिड बनाना, इसमें 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं बेटा। उनमें से एक मॉलिक्यूल ATP है और एक मॉलिक्यूल NADH है। अब उनकी अमाउंट भी डिफरेंट है बेटा। यहां पर 2 ATP सबसे पहले बनते हैं, 2 ATPs, और यहां पर बनते हैं जी 2 NADH। तो 2 चीजें बनी। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक करता है तो 2 ATP और 2 NADH बनते हैं बेटा। तो मैं यहां पर इसी चीज को नीचे की तरफ लिख लेता हूं। यहां पर बन गए 2 ATP बन गए और NADH भी यहां पर 2 बन गए, NADH। इनकी अमाउंट भी 2 ही है। तो 2 ATP बने, 2 NADH बने। हम आगे मूव करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब पायरुविक एसिड ने क्रेब्स साइकिल में एंटर होना है तो उसे सबसे पहले एक एडिशनल प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ेगा। पायरुविक एसिड इज चेंज इनटू द एसिटाइल CoA। क्योंकि जब मैंने आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बात आपको क्लियर कट बताई थी बच्चों कि कभी भी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकता बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल। Pyruvic acid, which is a 3-carbon compound, must have to break down into the 2-carbon acetyl CoA। तो उसे acetyl CoA में ब्रेक करना होगा। तो पायरुविक एसिड जब acetyl CoA में टूटता है बेटा तो मजीद 2 NADH बनते हैं, 2 NADH की प्रोडक्शन होती है बेटा। तो अब ये अगर मैं इस सीक्वेंस पे आऊं तो ये यहां पर आकर बनेगा 2 NADH। ठीक होगी बात बच्चों। तो हमने अब तक 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, ग्लाइकोलाइसिस और पायरुविक एसिड से एसिटाइल CoA बनने तक का मैकेनिज्म। अब हम मूव कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एसिटाइल CoA एक साइक्लिक पाथवे में एंटर होता है। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब। उन्होंने एक साइकिल डिस्कवर किया, दैट वाज नेम्ड द क्रेब्स साइकिल। उसे क्रेब्स साइकिल का नाम दिया गया। इस क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल CoA जब एंटर होता है तो एक चेन ऑफ ATP, NADH एंड FADH आर प्रोड्यूस। बहुत ज्यादा अबंडेंटली वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले यहां पर जनरेट होते हैं बेटा 6 NADH। 6 NADH बनते हैं जो कि बहुत हैं। 6 NADH का मतलब है बहुत ज्यादा ATPs। इसके अलावा 2
NADH की प्रोडक्शंस करवाई जाती हैं और साथ ही 2 ATP जनरेट किए जाते हैं बेटा। तो ये नेट प्रॉफिट है क्रेब्स साइकिल का बेटा, ये नेट प्रॉफिट है क्रेब्स साइकिल के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स का। अब आप गौर करें तो ग्लाइकोलाइसिस के एटीपीज या एनर्जी को मैंने रेड से मार्क किया, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए में आने वाले मॉलिक्यूल्स या एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को मैंने ब्लू से मार्क किया, और क्रेब्स साइकिल के मॉलिक्यूल्स को मैंने ब्लैक से मार्क किया, और उन्हें ऐसे ही मैं नीचे ले जाऊंगा बेटा। तो 6 NADH 6 NADH, यहां पर 2 FADH और 2 ATP एज सच। अब ये सभी के सभी प्रॉफिट्स हैं, ये सभी के सभी एनर्जी के पैकेट्स हैं। अब इन सभी को मैं एटीपीज में पहले चेंज कर लूं, फिर मैं उन सभी एटीपीज को कंबाइन करके जो लास्ट पे मेरे पास आएगा उससे मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि एक ग्लूकोज के ब्रेक करने से इतने एटीपीज बने हैं, चाहे वो किसी भी फिनोमेना में हो। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, इससे जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आ जाते हैं, और ये थर्ड फिनोमेना के अंदर भी ये चीजें यूं ही बनती हैं बेटा। अब शुरू करते हैं। 2 ATPs तो बेटा एज सच हैं, आप 2 यहां पर लिखें, ओके हो गया। NADH की बात करते हैं तो मैंने ये बात आपको क्लियर बताई है बेटा कि वो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है वो 2 ATP के बराबर होता है। तो यहां पर ये जो 2 NADH हैं, इसका मतलब है कि 4 ATPs। तो ये बात फिर बता देता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH है वो 2 ATP के बराबर होता है, क्योंकि उसका जो एक ATP जो तीसरे नंबर पर होना चाहिए था वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इस्तेमाल हो गया, वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो चुका है। तो इसलिए एक NADH का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP के बराबर होता है, जिसकी वर्थ मैंने यहां पर 4 लिख दी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, NADH। अब ये NADH बना है बेटा पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए के अंदर आकर, तो ये फिनोमेना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो यहां पर 2 NADH है, इसका मतलब है कि ये 6 ATPs के बराबर होगा, इसकी वर्थ 6 ATP है। फिर बारी आ गई इन 6 NADH की, जो कि जाके क्रेब्स साइकिल में बना है, तो इनकी टोटल नेटवर्क 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगा बेटा 18 ATPs, 18 ATPs के बराबर। फिर 2 FADH, आपको ये बात बताई कि FADH भी 2 ATP के बराबर ही होता है, तो 2 का मतलब ये हो गया 4 ATPs, और लास्ट पे 2 ATP एज सच। अब इन सभी को कंबाइन करना है बेटा, 6 4 10 और ये दो चीजें यहां पर आ गई 30, 34 और 36, तो कुल मिलाकर 36 ATPs की जनरेशन हुई है यहां पर बेटा। तो बात ये हुई कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर ग्लाइकोलाइसिस के फिनोमेना से शुरू हो और इन सभी प्रोसेसेस को 1 बाय 1 करके फॉलो करता जाए, तो एट द एंड 36 ATP के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ऐसा है बेटा, क्योंकि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बारी आती है उसमें कभी भी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात नहीं होती, उसमें एडिशनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। कभी भी एसिटाइल को ए से ऑनवर्ड प्रोसेस मूव नहीं करता बेटा, इसलिए जो ATPs हैं उस केस के अंदर सिर्फ 2 ही बनते हैं बेटा। तो आप ये कहेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस के अंदर 2 जो ATP है ग्लूकोज हैं वो ब्रेक करके 36 ATP, लेकिन अगर एनारोबिक के केस में बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs ही बनते हैं एक ग्लूकोज के ब्रेक करने से। तो ये था बेटा हमारा मेन एनर्जी बजट, जो ये शो करता है कि एक ग्लूकोज के ब्रेक करने से इतने ATP जनरेट होते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वो किस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। तो हम शुरू करते हैं, हमारे ये 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पहला पॉइंट होगा, ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं दूसरा पॉइंट होगा, फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है तीसरा पॉइंट होगा, इनकी साइट ऑफ ऑकरेंस क्या है, ये कहां पर होते हैं, ये हमारा 4th पॉइंट होगा, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये
क्या इंपॉर्टेंस दे सकता है, हम उसकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। हमारा पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर होती है बेटा, हर स्टेप के ऊपर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। हर स्टेप के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। पहले केस में ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सेकंड में ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। सेकंड पॉइंट, एटीपी प्रोडक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में टोटल जो ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रेक करके टोटल 36 एटीपी जनरेट करवाते हैं और कोई एडिशनल मॉलिक्यूल नहीं बनता, सारी की सारी एनर्जी बन जाती है, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिया। इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी की ही जनरेशन होती है। पर ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी बता चुका हूं बेटा, कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद कोई स्टेप नहीं होता, उसमें क्रेब्स साइकिल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, तो पहले रिएक्शन में जितने एटीपी बनेंगे वो उतने ही रहेंगे। सो दैट वाज 2 एटीपी। थर्ड पॉइंट हमारा बेटा है फाइनल प्रोडक्ट्स के हवाले से। एटीपी के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सारी की सारी एनर्जी ही है, उसमें कुछ एडिशनल प्रोड्यूस नहीं होता, सारी की सारी एटीपी है। लेकिन इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं एरोबिक के केस में, और एरोबिक के केस में कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनकी साइट ऑफ अकरेंस। जो तो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हर स्टेप की साइट ऑफ अकरेंस अलग है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो इसकी साइट ऑफ अकरेंस एरोबिक की डिफरेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म से शुरू होगा और माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जो एनारोबिक है उसमें चूंकि पहला ही प्रोसेस होना है ग्लाइकोलाइसिस का, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म ही डेस्टिनेशन है उसकी। सो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा हमारी इंपॉर्टेंस का, कि एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या फायदा है। हर एक एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है बेटा, एनर्जी रिक्वायरमेंट। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है बेटा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस से पूरी ना की जाती हो। तो एनर्जी चाहिए, तो दैट्स द मेन प्रोसेस। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम फिल की जाती है, बल्कि इसके साथ जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा उनको बनाया जाता है। सो इससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं जो कि डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे योगर्ट है, पिकल है, इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स हैं, ब्रेड्स हैं, बन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, अल्कोहल हैं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट कई जगहों पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में बनते हैं। तो जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का फ़ायदा एनर्जी देने में है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का फ़ायदा एक एनिमल की बॉडी के अंदर से प्रोडक्ट बनवाकर एनिमल्स को सप्लाई करने में है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं बेटा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है बेटा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं बेटा। फोटोसिंथेसिस में लाइट अब्सॉर्ब होती है, फूड बनती है, ग्लूकोज बनती है। रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज ब्रेक करके एनर्जी बनाती है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं बेटा, लेकिन कुछ जगहों पर चेंजेस आ जाते हैं। अब वो क्या क्या चेंजेस हैं, इन 5 पॉइंट्स पे हम देखेंगे। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का रोल किन ऑर्गेनिजम्स में, उनकी साइट ऑफ अकरेंस और उनका टाइम ऑफ हैपन, ये 5 पॉइंट हम देखेंगे बेटा। पहला पॉइंट है हमारा कि फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, लेकिन किस तरह का। आपने ये पढ़ा है बेटा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब है स्मॉलर प्रोडक्ट कंबाइन करके लार्जर प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तो स्मॉलर प्रोडक्ट का जब लार्जर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इस फिनोमेना को बेटा कहा जाता है कि दिस इज एन एनाबॉलिक फिनोमेना, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक फिनोमेना है, लेकिन जो रिस्पायरेशन है उसमें लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक करके एनर्जी और स्मॉलर चीजें बनाता है बेटा। तो रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक फिनोमेना, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये एक कैटाबॉलिक फिनोमेना है। एनर्जी का क्या रोल है? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिक्वायर होती है बेटा। क्यों रिक्वायर होती है? तो क्योंकि स्मॉलर कंपाउंड्स को जब कंबाइन करना है तो एनर्जी चाहिए बेटा। तो वो एनर्जी आती है सनलाइट से। तो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट फोटोसिंथेसिस में ये है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज होती है। लेकिन इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होती है उस सारी की सारी एनर्जी को बॉन्ड्स के अंदर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर जमा करवा दिया जाता है और वो कभी भी आपको एनर्जी सप्लाई कर सकता है जब आपको रिक्वायर होगा। तो ये एनर्जी का मेन चेंज है। फिर ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है ये ज्यादातर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसा कि कुछ बैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना आता है। तो कुछ बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया की बॉडी में ये फिनोमेना परफॉर्म होता है। इसके अलावा जितने भी एल्जी हैं और भी बहुत सारे इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द प्लांट्स, ये वो इंडिविजुअल है बेटा जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना अकर होता है। और रिस्पिरेशन का फिनोमेना हर इंडिविजुअल में होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई ऐसा मेंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी का नहीं है जिसके अंदर रिस्पिरेशन का फिनोमेना ना होता हो बेटा। एनर्जी सबको रिक्वायर होती है। सेकंड लास्ट पॉइंट, इनके साइट ऑफ अकरेंस। फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना क्लोरोफिल के ऊपर होता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होता है, क्लोरोप्लास्ट लीव्स के ऊपर होता है। आप लीफ कहें, क्लोरोप्लास्ट कहें या क्लोरोफिल कहें, बात एक ही है। आपकी बुक में जो बात कही है उन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर इन दी क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म होता है बेटा। और रिस्पिरेशन का जो फिनोमेना है हर सेल के साइटोप्लाज्म से शुरू होता है। साइटोप्लाज्म, हर सेल के साइटोप्लाज्म से शुरू होकर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाकर खत्म होगा। सो साइटोप्लाज्म से शुरू होगा माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक, और वहां से उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक वो फैला हुआ जाएगा। अब इसका टाइम ऑफ अकरेंस कि ये कब होते हैं, किस वक्त होते हैं। फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना में लाइट चाहिए होती है बेटा, और डे लाइट या सनलाइट सिर्फ दिन के वक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना सिर्फ दिन में होता है, रात में परफॉर्म नहीं होता। इट्स अकर ओनली इन द डे टाइम, ये दिन के वक्त होता है। लेकिन जो फिनोमेना रिस्पिरेशन का है बेटा, उसे कोई सनलाइट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसे इक्वेटिक कंडीशन चाहिए, उसके लिए कुछ और एडिशनल नहीं चाहिए। तो रिस्पिरेशन का फिनोमेना हर वक्त परफॉर्म होता है, ऑल द टाइम। जब भी एनिमल्स को चाहिए एनर्जी सप्लाई होगी बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। तो हमारा ये लास्ट पॉइंट था बेटा कि ये कहां पर परफॉर्म होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये एनर्जी बजट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अब तक आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, एनर्जी बजट के बारे में बताया, हमने एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस को देखा, और हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस को देखा बेटा। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं बेटा। होपफुली ये सभी बातें बेटे आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको हर पॉइंट पर पीछे से एग्जांपल्स देकर पीछे वाले पॉइंट्स को रिव्यू करवा के आगे बात की है बेटा। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अपना हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसे रिवाइज करिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।